हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो आ रहा है इस चैनल पर। लगभग सभी ने सोच लिया था कि ये चैनल इनएक्टिव हो चुका है। इनएक्टिव था भी, ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं थी पिछले 2 महीने में। क्यों नहीं था, और मैंने आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इनके आप नहीं जानते तो इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। और आने वाले जो चीज़ें होने जा रही हैं हमारे चैनल में, उसके बाद तो आपको टेलीग्राम से जुड़ के रहना ही होगा। क्यों, मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो इससे पहले कि टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे चैनल पर नया क्या होने जा रहा है उसके बारे में मैं डिस्कस करूं, पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं कि 2 महीने तक मैं क्यों एक्टिव नहीं था और 2 महीने तक क्यों मैंने कोई भी मैचेस कवर नहीं करे, ये सब। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मोमेंटम वर्ल्ड कप में हमारा मोमेंटम बहुत ही अच्छा चल रहा था, और सेमीफाइनल्स के पहले ही जो कोरोना आउटब्रेक है उसके चलते सब कुछ ख़त्म हो गया, सब पोस्टपोन हो गया। बहुत सारे टूर्नामेंट्स कैंसिल हो गए। ठीक है, पीएसएल भी हम खेल रहे थे, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा लेकिन खेल रहे थे। मोमेंटम वर्ल्ड कप बहुत बढ़िया चल रहा था हमारा, लेकिन चलिए वो भी कैंसिल्ड हो गया था कुछ अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से। उसके बाद ड्रीम 11 ने कोशिश करी कि दुनिया के किसी भी कोने में जो भी मैचेस हैं उन सबको लाने की। ठीक है, उस बीच उन्होंने साउथ अफ्रीका के सेकंड टायर की मैचेस भी वो पहले लाए थे, जिसका मैंने कहा था कि वो मैचेस क्यों आपको नहीं खेलना चाहिए, वो भी कैंसिल्ड हो गए। उसके बाद हांगकांग के मैचेस आए, बांग्लादेश के मैचेस आए, जिम्बाब्वे तांजानिया के मैचेस आए, कुछ ऐसे कंट्रीज़ के मैचेस आए जिनका नाम शायद लोगों ने ड्रीम 11 से पहले वो मैचेस आने से पहले सुना भी नहीं था। लेकिन क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि ये साइट्स जो हैं इनको टैक्स भरना होता है, तो ये कैसे भी करके किसी भी तरह से मैचेस लाएंगे। और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, अगर आप अन्य स्पोर्ट्स की भी जो है खबर रखते हैं तो आपको पता होगा कि मतलब ऐसे ऐसे मैचेस उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे जिनका नाम तक लोगों ने सुना नहीं था, जिनका जो मैचेस उन्होंने पहले कभी करे नहीं थे। ठीक है, उससे अच्छे मैचेस हुआ करते थे। जैसे कि अगर आपको क्रिकेट का एग्जांपल मैंने दिया है, पहले भी दिया है, कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक 50 ओवर टूर्नामेंट होता था जहां पर सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते थे, डोमेस्टिक प्लेयर्स खेलते थे, लेकिन कभी भी ड्रीम 11 ने उसको इंट्रोड्यूस नहीं करा। श्रीलंका का भी यही है। मैं सिर्फ ड्रीम 11 की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फैंटेसी की साइड की अगर हम बात करें तो किसी ने भी वो इंट्रोड्यूस नहीं करा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द साइड ड्रीम 11 को कॉपी करती है, तो आए नहीं, तो ऐसा। लेकिन जैसे ही मैचेस कैंसल्ड होते गए, वो अपने स्वार्थ की वजह से वो मैचेस रखते गए। और हमारे देश में क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनको पैसों की ज़रूरत है और जिनके पास लालच बहुत है, तो जाहिर सी बात है, तो वो इन मैचों में घुसते गए और ड्रीम 11 पे खेलते गए। ऐसे भी मैचेस हुए जो कि लाइनअप इशू रहा। ठीक है, मैंने देखा है जिम्बाब्वे तांजानिया को जो मैचेस चल रहा था वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करे और कुछ शायद जीते भी होंगे और बहुत लोग हारे भी है। ठीक है, उसके बाद ये T10 चल रहा है, और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि ये T10 के ज़रिए ही बहुत लोगों को इन सब देशों के बारे में पता चल रहा है कि ये सब देश भी होते हैं। बहुत लोगों को इन देश के बारे में पता नहीं था, अभी तक भी बहुत लोगों को इन देश के बारे में सही से पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि ये देश है जहाँ पे T10 टूर्नामेंट्स हुए थे। तो बात यह है कि मैंने क्यों नहीं करा, क्योंकि मैंने इसलिए ये सब मैचेस कवर नहीं करे थे। मैंने कुछ शेयर किया था टेलीग्राम पर, अगर आप हैं यहाँ पे, चलिए अभी डाउनलोड नहीं होगा, तो ये अगर आपने पिक्चर देखी होगी जो कि मैंने शेयर करा था मेरे चैनल पर, कि मैट बिछाकर मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्राउंड के नाम पे भी प्रॉपर्ली कुछ है नहीं, अंपायर्स भी 2 हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर भी नहीं है, लेकिन लोगों को यहाँ पर भी पैसे इन्वेस्ट करना है। और सिर्फ यही नहीं, आपको पता होगा कुछ दिन पहले बुशफायर जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर भी एक फ्रेंडली मैच अरेंज किया गया था, पॉन्टिंग 11 और गिलक्रिस्ट 11 ऐसा कुछ था। तो फ्रेंडली मैच था, आपने देखा कि सभी मजाक के मूड में हैं। बैट्समैन जिन्होंने कभी गेंदबाजी नहीं करी अपने करियर में, उन्होंने गेंदबाजी कराई थी। वुमेन क्रिकेटर, सेलिब्रिटी सारे खेल रहे थे, तो वो मज़े के मूड में थे। लेकिन यहाँ पर भी लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत लोग हारे भी हैं, कुछ लोग शायद जीते भी हैं, शायद नहीं, कुछ लोग जीते भी हैं और बहुत सारे लोग हारे हैं। जो रोड सेफ्टी टूर्नामेंट्स हुआ था वहाँ पर भी लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किया, वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि मेरे तो समझ के परे है। तो बात यह है कि मैचेस होते रहेंगे। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे खेल सकते हो।
पैसे आपके हैं, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जहाँ जहाँ पर आप समझ लो सिर्फ आपके पास स्टैट्स होते हैं, ठीक है, और वो भी एक टूर्नामेंट या फिर एक दो टूर्नामेंट्स के स्टैट्स, उसके ऊपर बेस करके आप कोई रिसर्च कर नहीं सकते, आप कोई एनालिसिस कर नहीं सकते। समझ लो अगर आप आईपीएल खेल रहे हैं या फिर कोई फेमस टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आप विश्व कप खेल रहे हैं या बीबीएल खेल रहे हैं, ऐसे कोई मैचेस आप खेल रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या सिर्फ स्टैट्स कॉपी करके टीम बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो स्टैट्स सभी को पता होता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत मुश्किल क्या होता है कि स्टैट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन स्टैट्स मिलना ही अगर एनालिसिस होता तो आपके गली क्रिकेट में जो मैचेस होते हैं वहाँ पर भी आप एनालिसिस कर सकते थे। और तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे जो कॉलेज के मैदान थे, यूनिवर्सिटी के जो मैदान थे, उससे कई गुना ख़राब ग्राउंड्स पर मैचेस हुए हैं, लेकिन लोगों ने यहाँ पर भी पैसे इन्वेस्ट करा है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं जिन्होंने 50,000 रुपये, किसी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, हारे हैं, और वो मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं ये सब मैचेस कवर करूँगा और उनको जितवाऊँगा, वो भी ग्रैंडली, ताकि एक दिन में उनके जो सारे लॉसेस हैं वो वापस आ जाए, ठीक है। और वो भी किन मैचों में? इन्हीं मैचों में जहाँ पर वो हारे हैं। मैंने अपनी तरफ से जिन लोगों ने मेरे से सजेशन लिया है, मैंने कहा है कि देखिए ये सब मैचेस में पैसे इन्वेस्ट नहीं करिए, आप एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ पर सारे देश पे नहीं सारी दुनिया पे महामारी आ चुकी है, और वहाँ पर सभी को पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, सभी को पैसों की ज़रूरत है, तो कोई भी किसी भी तरीके से पैसे इनकम करने की कोशिश करेगा। अगर आप आज के तारीख में अगर आपके पास 200 रुपये है, तो आप यही सोचते होंगे कि मैं 200 रुपये को कैसे 1000 रुपये में कन्वर्ट करूं, या 1000 रुपये को कैसे 2000 रुपये में कन्वर्ट करूं। सोच बिल्कुल सही है, हो सकता है कि इस मैचेस से आप लोग कमाए भी ज़्यादा, लेकिन अगर कमाने के चक्कर में ये 200 रुपये भी आपके पास ना रहें, तब क्या होगा, ठीक है। मैं जिन्होंने मेरे साथ पर्सनली बात करा है, मैंने उनको कुछ दिखाया भी है। आई होप बहुत लोगों ने मेरी बातें सुनकर नहीं खेली होंगी और अभी तक अपने पैसे को संभाल के रखा होगा, ठीक है। तो यही रीज़न था कि मैंने इन मैचों को कवर नहीं किया। ज़रूर आप देख सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं पिछले 2 महीने से, तो मेरे 180 के ऊपर सब्सक्राइबर थे जब, और अभी 150 के थोड़ा सा ऊपर ही सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन कम से कम मेरे पास ये तसल्ली है कि मैंने कुछ भी नहीं करा, ठीक है। अब सब्सक्राइबर गेन करने के लिए या फिर अपने चैनल को एक्टिव रखने के लिए। ऑफकोर्स अगर इन बीच कोई अच्छा मैच होता, अगर सब कुछ नॉर्मल होता, तो मुझको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद ही कवर करने आ जाता। तो चलिए ये सब तो हो गए क्या हुआ था इन पिछले कुछ समय में और क्यों हमने ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाई थी, ये सब बातें। 7 मिनट हो चुके हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं कि क्या नया होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, अभी भी क्रिकेट उस तरह से नहीं शुरू हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये T10 और ये गली क्रिकेट वाले मैचेस मैं कवर नहीं करने वाला। आपको अगर खेलना है, आप कहीं से भी खेल सकते हैं, जो टीम दे रहे हैं या फिर जो एनालिसिस कर रहे हैं इन मैचों का, क्योंकि मेरे से नहीं होगा, मैं इतना, मेरे पास इतना क्षमता तो है नहीं। तो जो हम करेंगे, एक नया स्पोर्ट्स हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हमारे चैनल पे, इससे पहले कभी हुआ नहीं है, जो है फुटबॉल, ठीक है। तो यही है, फुटबॉल के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत बातें करेंगे, और अगले मैच डे से मैं कौन से मैच डे, कौन सा मैच, सब कुछ आगे बताऊँगा, आप सुनते रहिए। तो फुटबॉल हम हमारे चैनल इतने दिनों के बाद, जब बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे बाज़ार में, तो हम क्यों करने जा रहे हैं फुटबॉल, ठीक है। मैं आपको अभी कह सकता हूँ, आप ये वीडियो अभी बंद कर दीजिए और YouTube में सर्च करिए, किसी भी फैंटेसी चैनल में, किसी भी कोई भी जो कि फुटबॉल कवर करता हो, जिसने GL भी जीते हों, आप उनकी जो वीडियोस हैं, अगर वो वीडियोस बनाते हैं तो उनकी वीडियोस को जो भी है आप देखिए, ठीक है। अभी तक मेरे नज़र में जितने भी वीडियोस आए हैं, मैं लगभग 1-1.5 साल से ढूंढ रहा हूँ सही वीडियोस फुटबॉल के लिए, अगर मिल जाए तो। लेकिन जो जैसे वीडियोस हैं, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली जो लोग करते हैं कि स्ट्राइकर्स को ही कैप्टन वाइस कैप्टन रखते हैं। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं स्ट्राइकर का मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बताऊँ, ये वीडियो आपके लिए तभी काम पे आएगा अगर आपको फुटबॉल के बेसिक्स पता है, ठीक है। मतलब फुटबॉल कैसे खेला जाता है, हाथ से या पैर से, हैं, फुटबॉल पे कितने लोग खेलते हैं, रूल्स क्या हैं, पोजीशंस के नाम क्या हैं,
ठीक है, जैसे कि फॉरवर्ड किसको कहते हैं, मिडफील्डर किसको कहते हैं, डिफेंडर किसको कहते हैं, ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। हैं, रेड कार्ड कहाँ होता है, येलो कार्ड कहाँ होता है, इतना बेसिक्स अगर आपको पता है तभी ये वीडियो आप रिज्यूम करिए, आगे सुनिए। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ जाके ये सब चीज़ें जान लीजिए। हो सकता है आज का आपका पूरा दिल लग जाए वो जानने में, लेकिन जान लीजिए, उसके बाद ये वीडियो सुनिए। क्योंकि मैं यहाँ पे अपना टाइम और अपना व्यू इसलिए नहीं बढ़ाऊँगा कि वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा कि इसको फॉरवर्ड कहते हैं, अगर जो मिडफील्ड में बॉल पकड़ते हैं उसको मिडफील्डर कहते हैं, ये सब नहीं बताऊँगा मैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आई होप आपको पता है। जिनको नहीं पता है आई होप उनके नंबर बहुत कम होंगे, वो प्लीज़ वो जाके पहले देख लीजिए। और एक और चीज़ जो आपको देखनी है वो है जिस ऐप पर आप खेलना चाहते हैं फुटबॉल, उस ऐप का पॉइंट सिस्टम। ठीक है, क्रिकेट में लगभग सेम पॉइंट सिस्टम होता है हर साइड्स में, तो कुछ साइड्स कम पॉइंट देते हैं, कुछ ज़्यादा पॉइंट देते हैं, लेकिन लगभग स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम ही होता है। फुटबॉल में लेकिन काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत सारी पैरामीटर्स होते हैं फुटबॉल्स पर, टैकल्स होते हैं, पासेस होते हैं, डुएल्स होते हैं, शॉट्स ऑन टारगेट होते हैं, सेव्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मैं अभी ये सब चीज़ें यही नहीं बता रहा, तो उसके हिसाब से बहुत सारे पॉइंट्स के डिवीज़न होते हैं, चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ बेसिक्स, फुटबॉल क्या है, क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं ये, और जिस ऐप पर आप खेलना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं कि मैं खेलूँगा, वहाँ का जो पॉइंट सिस्टम है वो ज़रा जान लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही ये वीडियो आगे सुनिए। अच्छा, तो जो मैं कह रहा था कि आप अगर चाहें तो अभी देख सकते हैं पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई भी नहीं है जो फुटबॉल का लॉजिकल एनालिसिस करता हो। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, लोग ये बोलते हैं कि आखिरी 5 मैच में ये टीम जीती है या हारी है। ठीक है, और हेड टू हेड में जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर उनके क्या कैसे कैसे रिजल्ट्स रहे हैं, सेट पीस टेकर्स कौन हैं। ठीक है, और कुछ बहुत कम ऐसे वीडियो मेकर्स हैं जो आपको बताते हैं कि ये बेटर प्लेयर है, ये इसका रेटिंग्स अच्छा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन कोई भी मुझे अभी तक नहीं दिखा है फुटबॉल में जो कि लॉजिकल एनालिसिस आपके लिए करता हो कि किसी टीम का अगर कोई वीकनेस है तो उसके अगेंस्ट में आपको कैसे सोचना है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, क्या क्या टैक्टिक्स हो सकती हैं, हिडन टैक्टिक्स, मास टैक्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका वर्ड्स मैंने कभी नहीं सुना है किसी के भी वीडियो में। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इन वीडियोस में दूंगा और यह मेरे चैनल पर आएगा, जो कि मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम होने जा रहा है कि इंडियन फैंटेसी के किसी भी चैनल पे या किसी भी टेलीग्राम चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो, कहीं पे भी फुटबॉल का इस लेवल पे एनालिसिस होगा, क्योंकि मैंने अभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा है। हो सकता है कि मैं किसी का वीडियो मिस कर जाऊं, अगर मैं ऐसा सच में मिस कर जाता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद भी लगे कि ऐसी चीज़ें तो मैं पहले भी देख चुका हूं या ऐसी एनालिसिस कोई और भी करता है, तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे नज़र में अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो यही एक चीज़ नया होने जा रहा है। तो दूसरा सवाल यह है कि फ़ुटबॉल ही क्यों, क्योंकि बहुत सारे मैचेस तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं। देखिए, सही बताऊं तो क्रिकेट के बाहर फुटबॉल का ही मुझे पता है, और मुझे एक वक्त ऐसा था मेरे पास जब मैं सिर्फ फुटबॉल ही देखता था, और अभी भी मेरे पास फुटबॉल का इतना नॉलेज है कि सेल्फ प्रोक्लेम बहुत सारे जो गुरुज हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मैं खड़े खड़े फुटबॉल ट्रिविया में हरा सकता हूँ। लेकिन कैसे इस नॉलेज को फैंटेसी में एग्जीक्यूट करना है ये मुझे पता नहीं था, और इसीलिए मैंने बताया कि मैं बहुत दिनों से वीडियोस ढूंढ रहा था कि कैसे खेलना है फैंटेसी फुटबॉल का। तो यही एक रीज़न है। फुटबॉल के बारे में मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन है। एक वक्त था जैसे जब मैं बहुत छोटे छोटे लीग्स भी देखता था, चैम्पियंस लीग, यूरोपा लीग, सब ही मैं देखता था मैचेस। हाल ही में कुछ दिन मेरे पास टाइम नहीं रहे थे तो इसलिए मैं देख नहीं पाता था, लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो टाइम ही टाइम है, तो मैचेस भी मैं देख पाता हूँ, और जो चीज़ें मेरे पास नॉलेज है उसको भी मैं काफ़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ। और बाकी जो मैचेस चल रहे हैं, बेसबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल भी शायद आया है, इन सब मैचेस के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा क्या कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए मैं फिर से मैचेस के बारे में नॉलेज लेके उसके बाद फैंटेसी कैसे खेलना है उससे ईजियर मुझे लगा फुटबॉल करना, क्योंकि फ़ुटबॉल के बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज था, सिर्फ फैंटेसी में किस तरह से करना है यही मुझे जानना था। क्या क्या चीज़ें हमें जानना होगा।
ठीक है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी, मैं पहले ही ये चीज़ बता देता हूँ कि जो भी लोगों की मेंटालिटी ये है कि मैं टीम कॉपी करूँगा और उसके बाद जाके उल्टी करूँगा अपने ड्रीम 11 में कि यही टीम मैं कॉपी करके वेस्ट कर दूँगा, तो उन लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि फुटबॉल आप इस तरह से नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आपको पहले जाननी होगी, जो मैंने पहले बताया कि फुटबॉल के बेसिक्स और जो ऐप पर आप खेलेंगे उसके पॉइंट सिस्टम, और दूसरी जो बात है, रिस्क आपको यहाँ पे लेना होगा। इनिशियली आप देखेंगे कि जैसे जैसे फुटबॉल की चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा समझने में, थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही होगा कि थोड़ा पहले कम कम करके खेलिए और रिस्क काफ़ी लेना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, और यही आपको जानना है जो मैंने बताया। अभी क्या है कि हिडन पोजीशन, हिडन टैक्टिक्स, अब ये चीज़ क्या है, इसके लिए मैं आपको एक दूसरे जगह पर ले चलता हूँ। तो जी हाँ, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये एक फुटबॉल मैदान है, ठीक है, और ये है मेरा चॉक बोर्ड आप कह सकते हैं, जहाँ पर आगे आने वाले दिनों में जब मैं मैचेस की एनालिसिस करूँगा आपको यहाँ पर सारी टैक्टिक्स समझ में आएंगी। सारी टैक्टिक्स मैं आपको यहीं पर दिखाऊंगा, मतलब ऐसा ही कुछ होगा। अब बात यह है कि ये सब क्या है, ठीक है, ये सब मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। ये है जी के मतलब गोलकीपर, आर बी राइट बैक मतलब, अच्छा मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। सी बी मतलब सेंट्रल बैक है, मैं तो ये सब नहीं समझाऊंगा। राइट बैक, सेंट्रल बैक, ये सब क्या है ये आपको जानना है। ये सब पोजीशंस के बारे में मैं नहीं समझाऊंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म को समझा देता हूँ क्या है। सी एम मतलब सेंट्रल मिडफील्डर, ए एम मतलब अटैकिंग मिडफील्डर, एल एम लेफ्ट मिडफील्डर, आर एम राइट मिडफील्डर, और जो डब्ल्यू लिखा हुआ है लेफ्ट विंग या राइट विंग, एस टी मतलब स्ट्राइकर। ठीक है, अब ये है नॉर्मल पोजीशंस, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप फुटबॉल देखते हैं तो आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो जो मैंने बताया पहले कि ये सब चीज़ें आपको पता करके आनी है, तो ये आप लोग पता कर लीजिए। अभी आते हैं हिडन पोजीशंस पर। क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, जो टीम्स होती है एक फॉर्मेशन के साथ अपना लाइनअप अनाउंस करती है। क्रिकेट की तरह नहीं है कि 11 प्लेयर्स अनाउंस्ड हो गए और आपको पता होगा कि ये बैट्समैन है, ये बॉलर है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। फुटबॉल में क्या होता है कि लाइनअप्स पता करने से ही आपके सारे काम ख़त्म नहीं हो जाते हैं, आपको फॉर्मेशन का भी पता होना चाहिए कि कौन सा टीम कैसे फॉर्मेशन के साथ उतर रहा है, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए कि ये है आपके पास एक नॉर्मल सा फॉर्मेशन दिखने वाला, जहाँ पर जो टीम है वो 4 डिफेंस के साथ, 4 डिफेंडर के साथ, 2 सेंट्रल मिडफील्ड, 3 अटैकिंग पोजीशन पे मिडफील्ड और 1 स्ट्राइकर के साथ, मतलब 4-2-3-1 से खेल रही है, ठीक है। अभी ये जो समझ लीजिए ये जो सीएम है, ये अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता है मतलब डिफेंस के सामने, और ये वाला जो सीएम है ये नॉर्मली जैसा सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन है वहाँ पे खेलने लग जाता है, ठीक है। और ये जो सीएम मतलब सेंट्रल मिडफील्डर है ये थोड़ा सा डिफेंस के पास आ जाता है, डिफेंस को सपोर्ट करता है, तो इस पोजीशन को हम सेंट्रल मिडफील्डर नहीं कहेंगे, इस पोजीशन को हम फिर कहेंगे सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपके लिए CDM। आप देख सकते हैं ये जो सेंट्रल मिडफील्डर जब आपके लिए यहाँ पे डिफेंस के सामने आ जाता है, मतलब जो ज़्यादा डिफेंसिव होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। आई होप आप समझ रहे होंगे। सेम चीज़ ये आप साइड में कर लीजिए, सेम चीज़ ये था हमारा इनिशियली। अगर कोई सेंट्रल मिडफील्डर थोड़ा सा अटैकिंग रोल पे चला जाता है, ठीक है, तो उसको हम तब कहेंगे सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर या फिर अटैकिंग मिडफील्डर, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी ये सब चीज़ जानना आपको ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कुछ टीमें एक ऐसे फॉर्मेशन के साथ आपको दिखाती है कि वो उतर रही है जहाँ पर आपको पूरी तरह से उनके टैक्टिक्स का अंदाज़ा नहीं लगेगा। अभी आप समझ लीजिए कि आप जानते हैं कि ये कोई टीम ऐसे फॉर्मेशन के साथ उतरी है, ऐसा कोई फॉर्मेशन के साथ उतरी है। ये जो राइट मिडफील्डर आप देख रहे हैं ये स्ट्राइकर समझ लीजिए, ठीक है,
तो ऐसा कोई फॉर्मेशन के साथ उतरी है। कहाँ पे गया? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं, 3 सेंट्रल डिफेंडर्स हैं। ये आरबी आप भूल जाइए, 3 जो सेंट्रली खेल रहे हैं वो सेंट्रल डिफेंडर्स हैं, और एक राइट बैक और एक लेफ्ट बैक। ठीक है, आपको पता है कि ये जो सेंट्रल मिडफील्डर है ये वाला, ये सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पे भी खेल सकता है। ठीक है, वैसे तो आप देख रहे हैं कि 3 सेंट्रल मिडफील्डर हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो प्लेयर है ये डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पे भी खेल सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर ये टीम जो है ये कभी कभार इस तरह से भी लाइन कर सकती है। मतलब क्या? मतलब जो इनिशियली 3 मिडफील्डर के साथ आ रहे थे वो अभी हो गया 2 मिडफील्डर और एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। ठीक है, और दोनों जो यहाँ पे जो साइड पे राइट बैक और लेफ्ट बैक थे, क्योंकि सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर नीचे आ गया डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए, तो वो जो 2 फुल बैक्स थे वो हो जाएंगे आपके लिए साइड मिडफील्डर या फिर विंगर के पोजीशन पर। मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, तो हिडन पोजीशंस का मतलब यही है कि जो बंदा जिस फॉर्मेशन पे जिस पोजीशन पर खेल रहा है उसके अलावा भी वो और कौन से पोजीशन पर खेल सकता है उसका नॉलेज रहना। ठीक है, क्योंकि अगर उसका नॉलेज आपके पास नहीं होता है तो आप ओपोनेंट किस तरह के हिडन फॉर्मेशन के साथ आ रही है वो नहीं समझ पाएंगे। मुझे पता है कि अभी ये सब चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे मैचेस के वीडियोस आते जाएंगे मैं ये सब चीज़ें आपके लिए ईजी कर दूंगा। फ़िलहाल के लिए आप यही समझ लीजिए कि बहुत सारे हिडन पोजीशंस होती हैं। जैसे कि मैंने एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो लेफ्ट मिडफील्डर होता है, राइट मिडफील्डर होता है, यहाँ पर आप विंगर भी आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आगे समझा दूंगा, लेकिन जो मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि लाइनअप्स आने के बाद ही आप टीम बनाने नहीं जा सकते। फुटबॉल में आपको फॉर्मेशन का भी आइडिया होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मेशन का आइडिया नहीं, उस फॉर्मेशन में कौन सा प्लेयर खेल रहा है और उसके हिडन पोजीशंस क्या हैं उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, जिसके ऊपर बेस करके जो ओपोनेंट टीम है वो किस हिडन फॉर्मेशन के साथ आ सकती है उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आने वाले दिनों में समझ आ जाएगा क्योंकि फुटबॉल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑलरेडी आई होप आपको समझ रहा होगा कि क्यों मैंने पहले ही बताया कि फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उनके लिए जो कि सिर्फ टीम कॉपी करना चाहते हैं और जिनके पास ना ही दिमाग है लगाने को और ना ही टाइम है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जगह है और वहीं पर आपको बहुत सारा दिमाग लगाना होगा, बहुत सारा आपको काम करना होता है। और वहीं पे जो बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं, ठीक है, अपना टैक्टिक्स बनाती हैं, अपना किस तरह से वो खेलेंगे वो सब चीज़ें सोचती हैं वो उसी जगह पर। ठीक है, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करके आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशंस होंगे, कैसे कैसे चेंजेस होंगे, टीमें किस तरह से रिएक्ट करेंगी। ये सब चीज़ें जैसे जैसे मैचेस आएंगे आपको ये समझ आएगा, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल आप समझ नहीं पाएंगे। हाउ टू प्ले, तो अगर आपने क्रिकेट का वीडियो देखा होगा जो मैंने बनाया हुआ है मेरे चैनल में बहुत दिनों से, तो वहाँ पर कुछ पैरामीटर्स होती हैं। जैसे कि बॉलर्स के लिए होती है एवरेज, ठीक है, बैट्समैन के लिए भी होता है एवरेज और बैटिंग ऑर्डर, ऐसा कुछ चीज़ें। फुटबॉल में भी ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं पैरामीटर्स। जैसे कि अगर आप डिफेंसिव माइंडेड किसी प्लेयर के लिए सोच रहे हैं, जैसे कि समझ लीजिए सेंट्रल डिफेंडर जो कौन सा पोजीशन है आई होप को पता होगा, उसके लिए टैकलिंग एक्यूरेसी क्या है, पासिंग सक्सेस मतलब पासिंग परसेंटेज कितना वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, मतलब कितने अच्छा पास दे रहे हैं, एरियल डुएल में कितना अच्छा कर रहे हैं, फाउल कमिट कर रहे हैं या नहीं, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जानना होता है और ये सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अटैकिंग माइंडेड प्लेयर होते हैं उनके लिए भी एरियल डुएल में वो कितना अच्छा कर रहे हैं, क्रॉस कितना अच्छा निकाल रहे हैं, थ्रू बॉल कितना अच्छा निकाल रहे हैं, पासेस कितने अच्छे दे रहे हैं। जो स्ट्राइकर्स होते हैं उनका शॉट्स ऑन टारगेट कितना अच्छा हो रहा है, पोजीशनिंग कितना अच्छा है, ये सब चीज़ें पैरामीटर्स हैं फुटबॉल में। तो ये सब चीज़ें आपको जानना होता है जो कि मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है। हो सकता है उस तरह से नहीं बताऊंगा कि इतना अच्छा पासिंग एक्यूरेसी है या पास परसेंटेज इतना अच्छा है या टैकलिंग परसेंटेज इतना अच्छा है, ये सब चीज़ें नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाया जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, क्या क्या चीज़ें के ऊपर बेस करके आपको खेलना है, ठीक है। मतलब इतना समझ लीजिए कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमको काम करना पड़ता है फुटबॉल में। ऑफ कोर्स अभी तक तो मैंने किसी को नहीं देखा है कोई काम करके वीडियो बना रहा है। हो सकता है कोई है, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके ऊपर भी काम करते हैं लेकिन वो वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी को करते हुए देखा नहीं है। व्हाट टू एक्सपेक्ट, मतलब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहले कुछ दिनों से, पहले कुछ महीनों में। देखिए मैं आपको थोड़ी कुछ चीज़ें बताता हूँ। पिछले 7-8 मैच डे से मैं खेल रहा हूँ। आपको पता होगा बुंडेसलीगा स्टार्ट हुआ है मेरे ख्याल से 16 मई को। उससे पहले बेलारूस के मैचेस हो रहे थे। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस मैचेस खेले थे वहाँ पे। मेरे ट्रायल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि मैं कैसा स्टडी कर रहा हूँ, मेरा एनालिसिस जो है किस तरह काम आ रहा है। पहले कुछ मैचेस में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे चलते गए बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव होती गई हैं, ठीक है। बुंडेसलीगा 2-3 मैच डेज हुए हैं, उनमें से 2 मैच डे में मैंने बहुत ही आराम से जीत लिया है। मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने गड़बड़ करी थी जो जिसकी वजह से मैं तीसरे दिन में हार गया था। वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है पहला मैच डे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं छोटा ही कॉन्टेस्ट मैंने खेला था, ज़्यादा बड़ा नहीं खेला था, लेकिन मैंने जीत हासिल करी थी। तो क्या हुआ था देखिए, मैंने जो टीम फॉर्मेशन करी थी ना, वहाँ पर मेरा कैप्टन सही नहीं था, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बढ़िया कुछ टीम बनाया था, लेकिन 1-2 ऐसे प्लेयर्स मेरे पास थे जिनका सिलेक्शन परसेंट आप देखिए, ये देखिए, इसका सिलेक्शन परसेंटेज था सिर्फ 19%, ठीक है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर था। मेरे किसी भी ओपोनेंट्स के पास जाहिर सी बात है ये नहीं थे। और इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम था, 48% था। तो ये 2 प्लेयर्स ही थे, आप देख सकते हैं स्कोर 1-1 था। ये 2 प्लेयर्स ही थे जिन्होंने गोल्स दागे थे और मेरे पास ये दोनों ही प्लेयर्स थे। ऑफ कोर्स इसके पास इसके ऊपर काफ़ी लॉजिक था, क्योंकि आप देख सकते हैं 19% सिलेक्शन मतलब नॉर्मल सी बात है कि जनरली कोई लेगा नहीं स्मॉल लीग में, लेकिन मैंने लिया था। मेरे ओपोनेंट के पास भी अगर आप देखें जो सेकंड पोजीशन पे थे उनके पास भी कोई नहीं था। और सभी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि स्ट्राइकर को कैप्टन रख रहे हैं और उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि क्लीन शीट होगा। अगर आप ड्रीम 11 में फुटबॉल कभी खेले हैं आपको पता होगा कि क्लीन शीट की वजह से 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है डिफेंसिव सारे प्लेयर्स को। तो उन्होंने सोचा था कि क्लीन शीट होगा और उन्होंने डिफेंडर को वाइस कैप्टन रखा था और स्ट्राइकर को कैप्टन रखा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और मैंने एक्सपेक्ट करा था कि गोल होगा और गोल हुआ भी, और जिस पोजीशन पे मैंने प्लेयर्स को रखा था वहीं पर। अब ऐसा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ड्रीम टीम का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये जो 2.5 पॉइंट्स मिले हैं, हो सकता है 3 पॉइंट्स मिलने वाले कोई प्लेयर रहे हैं, तो ऐसा। अच्छा, और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये तो हो गया। यहाँ पर भी मैंने खेला था, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी मेरे पास देखिए, ये जो प्लेयर था इसका सिलेक्शन परसेंटेज था 38, ठीक है, इसने एक गोल करा था। ये प्लेयर, इसका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी कम था, 50% से कम था। उसके बाद इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी 12 था, जिन्होंने एक असिस्ट करा था, 8 पॉइंट्स उनको मिले थे। ये प्लेयर को मैंने पिक करा था जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा था, ठीक है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी रीज़न था जो कि मैं आपको अभी तो नहीं समझा सकता। चलिए, वो मैच में आए नहीं, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन परसेंटेज कितने कम थे इन प्लेयर्स के जिनको मैंने सिलेक्ट करा था। ऑफ कोर्स इसके पीछे अगर आपके पास नॉलेज नहीं हो, लॉजिक नहीं हो, एनालिसिस नहीं हो, तो आप कभी भी इस तरह के रिस्क नहीं ले सकते हैं, खास करके स्मॉल लीग में। और एक ही टीम मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आखिरी जो मैच डे था यहाँ पर मैं हार गया था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, शायद 7 पॉइंट का डिफरेंस था। जी हाँ, 7 पॉइंट का डिफरेंस था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, देखिए, ये जो प्लेयर है इसने स्टार्ट नहीं करा था। आप देख सकते हैं 29 मिनट्स इन्होंने खेले हैं, और ये फर्स्ट हाफ के बाद आए थे, सेकंड हाफ में ये मैदान पर आए थे, सब्स्टिट्यूट पे थे पहले। इसको मैंने सिलेक्शन करा था जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 7% से भी कम था। इसको मैंने अपने टीम में रखा था
और आप देख सकते हैं इन्होंने आते ही एक असिस्ट भी किया था और ये ड्रीम टीम के पार्ट भी थे। इससे भी बड़ी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखते रहिए सिर्फ। बाकी तो सारी चीज़ें, ये जो प्लेयर था ये हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर था और ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड परसेंटेज था इनका, तो यही क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर बने थे और सेफेस्ट प्लेयर थे, तो इसीलिए स्मॉल लीग में मैं हार गया था। इनको सभी ने कैप्टन रखा था और मैंने वाइस कैप्टन रखा था इसीलिए। तो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ग्रैंड लीग में भी मैंने एक टीम बनाई थी, ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंट के लिए ही, मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, मैंने इसको कैप्टन रखा था, ठीक है। ये ड्रीम टीम के पार्ट भी थे। जो बंदा यहाँ पे जीता था ग्रैंड लीग, आप देख सकते हैं ये बंदा ग्रैंड लीग जीता है, इसके टीम में भी वो प्लेयर नहीं है जिनको मैंने पिक किया था, ठीक है। ऑफकोर्स इन्होंने पूरी टीम अच्छी बनाई है, सारे के सारे प्लेयर्स अच्छा रखा था, लेकिन जिस प्लेयर का मैंने यहाँ पे प्रेडिक्शन करा था, आते ही उन्होंने असिस्ट भी निकाला था। आप देख सकते हैं 7% सिलेक्शन था। ये प्लेयर भी नहीं थे जो ग्रैंड लीग जीते थे उनके टीम में। अगर यही चीज़ क्रिकेट में होता तो शायद ही आपको ऐसे कोई प्लेयर्स देखने को मिलते ग्रैंड लीग विनर के टीम में जो कि खेले हैं अच्छा लेकिन उनके टीम का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन फुटबॉल में ऐसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो ग्रैंड लीग जीते हैं वहाँ पे क्लैश हुआ है दोनों टीम प्लेयर्स के बीच में, ठीक है। अगर मैंने जो प्लेयर आपको अभी दिखाया वो इनमें से किसी के भी टीम पे रहता तो वो विदाउट क्लैश जीत सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं थे। तो यही चीज़ है। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि टोटल 6 सब्स्टिट्यूशंस हुए थे दोनों टीम मिलाकर। उनमें से मैंने एक ही ऐसे प्लेयर को पिक किया था मेरे टीम पर जिनको स्टार्ट नहीं करने को मिला था, जो सब्स्टिट्यूट से आए थे, और उस एक ही प्लेयर ने आते ही असिस्ट भी किया, ड्रीम टीम का पार्ट भी बने, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं हो, अगर आपके पास लॉजिक नहीं हो तो आप ऑफकोर्स ऐसे रिस्क नहीं ले सकते हैं। तीनों ही मैच में मैंने आपको दिखाया जो कि मैंने हेड टू हेड खेला था। बाकी मैचेस मैंने प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट खेले थे तो वो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर मैंने स्मॉल लीग खेली थी, तीनों ही कॉन्टेस्ट में आपने देखा कि क्या चीज़ हुआ था। मैंने ऐसे ऐसे प्लेयर्स को पिक किया था जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम था, जिनका सिलेक्शन किसी ने करा नहीं था स्मॉल लीग में, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और नॉलेज मतलब सिर्फ स्टैट्स कॉपी करना नहीं, ये भी आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि 6 सब्स्टिट्यूट्स हुए थे, उनमें से किसी एक को ही मैंने पिक किया और वही एक बंदा ड्रीम टीम का पार्ट भी रहा। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, किस बेसिस पर मैंने ये करा है, ये मैचेस के एनालिसिस के टाइम पर ही आपको समझ आएंगी, अभी नहीं आएंगी, ठीक है। तो बहुत ही डीप लेवल पे एनालिसिस होगा। अभी भी मुझे नहीं पता है कि यही बेस्ट पॉसिबल वे है या नहीं, यही बेस्ट है सारी चीज़ें को एनालाइज करने के लिए या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना तो समझ आ ही गया है कि स्मॉल लीग में आप बहुत ही आराम से अच्छा कर सकते हैं फुटबॉल मैचेस में, अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज हो। नॉलेज मतलब स्टैट्स कॉपी करना नहीं, और अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग हो, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे किसी भी तरीके से आप फुटबॉल में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, कोई चांस नहीं है, ठीक है। और आपको छोटे मोटे रिस्क लेने होंगे। सिलेक्शन परसेंटेज देख के टीम बनाएंगे तो या तो आपके क्लैशेस होंगे या तो आप हारेंगे। क्लियर सी बात है, क्रिकेट से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, स्पेशली एक ऐसे कंट्री में जहाँ पर फुटबॉल उतना ज़्यादा फेमस क्योंकि है नहीं, तो बहुत लोग फुटबॉल के बारे में उतना नॉलेज गेन करते नहीं, ठीक है। वाई आर वी डिफरेंट, ये तो आपको समझ आ जाएगा जब मैं वीडियोस बनाऊंगा मैचेस के। फिलहाल भी आपने देख ही लिया कि स्मॉल लीग में भी मैंने कैसे कैसे प्लेयर्स को पिक करा हुआ है और कैसे कैसे मेरे परफॉर्मेंसेस रहे हैं। ये भी आपने शायद देखा होगा कि मेरे कैप्टन एक भी मैच में नहीं चले हैं, ठीक है। मतलब क्या कि मैं पिन पॉइंट एक्यूरेट तो नहीं हो पाया हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे कुछ प्लेयर्स को मैंने पिक किया है जिनको टीम में लेकर ही मैंने स्मॉल लीग क्लियर कर दी, ठीक है। तो फुटबॉल में ये भी एक चीज़ है कि अगर आपके पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स हो जिनका एक्सपेक्टेशन लोग स्मॉल लीग में नहीं कर सकते हैं, नॉलेज के ऊपर बेस करके अगर आप उनको भी पिक कर लेते हैं, वो अच्छा कर जाते हैं, तो भले ही आपका कैप्टन वाइस कैप्टन चले या ना चले, आप जीत सकते हैं, ठीक है। विच मैचेस टू प्ले एंड विच टू नॉट। क्रिकेट की तरह यहाँ पर भी मैं आपको कहूँगा कि ऐसे मैचेस पर ही आप कॉन्सेंट्रेट करें जहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि अभी भी याद रखिए हम एमेचर लेवल पे ही हैं, ठीक है। अभी मैं भी खुद ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कुछ मैचेस हैं स्मॉल लीग के लिए मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, लेकिन बड़ी लीग के लिए मैं अभी भी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ,
तो जैसा कि मैं डोमेस्टिक मैचेस में कहता हूँ कि लेसर कंपटीशन मैचेस में खेलने के लिए, तो यहाँ पर मैं वही कहूँगा, ऐसे टीमों के मैचेस में आप इन्वेस्ट करिए या फिर खेलिए जहाँ पे लोगों को नॉलेज कम है, ठीक है। बड़ी बड़ी टीम्स जो होती हैं, जैसे कि आप अगर जर्मनी की बात कर लें तो बायर्न म्यूनिख, बोरुसिया डॉर्टमुंड जैसे जो बड़े बड़े टीम हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए पहले कुछ मैचेस में कम से कम, ठीक है। और जो छोटे छोटे टीम्स हैं जिनके बारे में लोगों को नॉलेज कम है, वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी दिमाग लगा के चलते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कब से हम स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट जो बुंडेसलीगा का फिक्सचर होगा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। आई होप क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब क्या क्या चीज़ें मैंने समझाया है वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे वो सब चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी ईजियर होते जाएंगी। एक चीज़ जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करिए, हो सके तो प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट खेलिए, सीखिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में फैंटेसी में किसी ने भी फुटबॉल में ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया है जहाँ पर आपको पहले से कुछ नॉलेज हो किस तरह से खेलना है। तो इसीलिए सीखने की कोशिश करिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे पैसे चाहिए तो कम इन्वेस्ट करिए। मुझे पता है कि इसके बाद भी मैच डेज के बाद मेरे पास मैसेज आएंगे कि भाई मैं 10,000 रुपये हार गया, मैं 50,000 रुपये हार गया। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर कोई इसके बाद ऐसे मैसेज मेरे को करते हैं तो मैं उनका रिप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि कम इन्वेस्टमेंट करिए। आपने भी देखा मैंने 19 रुपये की लीग ही खेले हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं खेला है, क्योंकि मुझे भी मेरे पैसे बहुत प्यारे हैं। डिस्पाइट दैट कि मैं हो सकता है कि 5,000 रुपये 10,000 रुपये तक खेल सकता था, लेकिन मैंने नहीं खेला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बार बार कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कम करिए। फुटबॉल के बेसिक्स अगर आपको नहीं पता है तो वो ज़रूर से पता कर लीजिए, कौन से पोजीशंस क्या हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और जिस ऐप पर आपको खेलना है वहाँ के पॉइंट सिस्टम से बिल्कुल वाकिबल हो जाइए। उसके बाद ही हम आगे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैच से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें और कम इन्वेस्टमेंट करें और समझने की कोशिश करें। और जो भी ये मेंटालिटी रखते हैं कि मैं कॉपी करूँगा और टीम पेस्ट करके जीत जाऊँगा, उनके लिए बिल्कुल भी मैं किसी तरह की हेल्प नहीं कर सकता। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच। और नेक्स्ट मैच डे मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन बाद है, तो उसी मैच डे से मैं स्टार्ट करूँगा फुटबॉल की एनालिसिस वीडियो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच, फॉर द नेक्स्ट मैच ऑफ कोर्स।